नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर तिवारी। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सुधीर फिजिक्स क्लासेस, जिस पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का लेक्चर हमारा फुल कॉन्सेप्ट से भरा हुआ होगा। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ पर कुछ बेसिक सी सवाल भी कर चुके हैं, जबकि आगे आने वाले 2-3 लेक्चर हमारे कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल से भरे होंगे। बट आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, अर्थात कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप जैसा कि हम लोगों को मालूम है, बल कौन सी राशि है? बल एक सदिश राशि है, और हम लोग सदिश रूप की चर्चा कर भी रहे हैं। तो कूलम्ब भैया हमें क्या बताए कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होता है। यदि दोनों आवेश समान नेचर के हो, एक प्लस का दूसरा भी प्लस का हो, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। एक माइनस का है दूसरा माइनस का, तब भी प्रतिकर्षण लगेगा। बट अगर विपरीत नेचर के हैं, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो आकर्षण बल लगता है। और यह बल जो लगता है पारस्परिक प्रतिक्रिया बल होता है, अर्थात न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती है। तो आज हम लोग वेक्टर फॉर्म से इसी को प्रूव करने वाले हैं, अर्थात सदिश रूप से इसको सिद्ध करेंगे कि इनका परिमाण तो बराबर होता है बट इनकी दिशा अलग अलग होती है। तो कूलम्ब के नियम का सदिश रूप में हम लोग करते क्या है कि दो आवेश को मान रहे हैं कि एक आवेश हमारा Q1 है और दूसरा आवेश हमारा Q2 है। इनको स्मॉल r दूरी पर रख दिया गया है। तो कूलम्ब के नियमानुसार इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। कुछ लोगों को ये सब चीजें ऊपर से निकल रही होंगी, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप वीडियो को यहीं से देखना स्टार्ट किए हो तो आप लोग स्किप मत करिए, वीडियो को 1 बाय 1 देखते आइए। सारी चीजें आपको मक्खन की तरह लगेंगी। तो कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों पर लगने वाला बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब हम सदिश रूप की बात कर रहे हैं। अगर सदिश रूप की बात कर रहे हैं तो हमको इस बल को दिशा के साथ लिखना होगा। अगर दिशा के साथ लिखेंगे तभी सदिश रूप की बात हो पाएगी। तो दिशा के साथ लिखने के लिए हमें इसके खोपड़ी पर क्या लगाना पड़ेगा भैया? वेक्टर लगाना पड़ेगा। अगर इसके खोपड़ी पर हम वेक्टर लगा दिए तो क्या होगा? LHS पर हम वेक्टर लगा दिए, LHS को हम सदिश रूप की बात कर दिए, LHS को सदिश बना दिए, तो RHS को भी सदिश बनाना पड़ेगा। तो हम वेक्टर कहां लगाएं? यहां लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं, जबकि ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि R क्या है? दोनों आवेशों के बीच का परिमाण। दिशा की बात तो हो ही नहीं रही है। तो ध्यान दो, अगर यहां मान लें कि आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, तो आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1/2 का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 1 का मतलब होता है पहले आवेश पर, 2 का मतलब होता है दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। तो मतलब पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। अब इस बल की अगर हमें दिशा बतानी है तो दिशा के लिए भैया आप लोग 11th में पढ़े होंगे, 11th क्लास में, ध्यान दो, दिशा। तो यहां कुछ लोग ये समझते हैं भैया कि 11th और 12th अलग अलग हो गया। हाँ, हो तो गया है अलग अलग, बट 11th क्या है? जड़ है। जब तक आप 11th नहीं पढ़ोगे 12th में आपको कदम कदम पर प्रॉब्लम आती रहेंगी, क्योंकि 11th के कुछ चैप्टर जैसे वेक्टर, बीमा, मापन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जगह जगह पर इनका यूज होने वाला, क्योंकि जैसे हम लोग
इसी चैप्टर में 50 बार वेक्टर का यूज करेंगे। तो वेक्टर बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो लोग नहीं पढ़े अभी भी उसको रिवाइज कर लें, जाकर बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज कर लें। तो वेक्टर वास्तव में मानो तो फिजिक्स का एक टूल्स है, जिसे मैथमेटिकल्स, अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आती होगी तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो। मैथमेटिकल्स एक टूल्स है फिजिक्स पढ़ने के लिए। जैसे मान लीजिए कितना भी बड़ा मैकेनिक हो, एक गाड़ी खराब हो जाए और उसे कह दिया जाए बनाने के लिए, चलो भैया बनाओ, और उसको पेचकस रिंच पाना कुछ दिया ही नहीं जाए, तो कितना भी बड़ा मैकेनिक होगा गाड़ी को कैसे बना पाएगा? क्या वह नट बोल्ट को अपनी दांतों से खोलेगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिकल टूल्स आने ही चाहिए। जो बायो के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक दो दिन में हम क्लास 11th की वीडियो शूट करने वाले हैं, उसमें हम मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो डाल देंगे, उसको जरूर देख लेंगे, ध्यान देना। तो यहां पर ध्यान दो कि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी आप लोग जाके रिवाइज कर लो। तो दिशा बताने के लिए दिशा से एक चैप्टर यहां निकल के आता है जिसका नाम क्या होता है? वेक्टर। और वेक्टर्स में हमें मिलता क्या है? यूनिट वेक्टर। पढ़े होंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इकाई सदिश। इकाई सदिश, और इकाई सदिश क्या होता है? जिसका परिमाण कितना हो? एक हो। जिसका परिमाण एक होगा वही इकाई सदिश होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि 10 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में कार्य कर रहा है, या एग्जाम्पल ले लो कि 10 न्यूटन का बल एक्स अक्ष की दिशा में कार्य कर रहा है, एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। 11th में आप लोग पढ़े होंगे। एक्स अक्ष का क्या होता है? आई कैप होता है। वाई अक्ष का क्या होता है? जे कैप होता है। और जेड अक्ष का क्या होता है? के कैप होता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ एक्स अक्ष का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। और आई कैप का परिमाण कितना होगा? एक, क्योंकि इकाई सदिश है। अगर हम आई कैप जिसका परिमाण एक है इसमें 10 से गुणा कराएं तो 10 करना 10 मिल जाएगा। इसका मतलब है अगर हम यहाँ न्यूटन लिख दें तो 10 न्यूटन का बल एक्स अक्ष की दिशा में कार्य कर रहा है। तो इकाई सदिश क्या होता है? जो हमें क्या बताता है? दिशा बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक हम और लेते हैं ताकि आपको अंतर तक महसूस हो जाए कि क्या है। जैसे एक के ऊपर अगर हम वेक्टर लगा दिए तो इकाई सदिश हो गया। अगर इसका परिमाण एक होगा, अगर इसमें हम 10 से गुणा कराएं तो 10 करना 10 आएगा, और यहां हम वेक्टर लगा दिए तो इसका मतलब है कि जो दिशा एक की थी वही दिशा किसकी है? 10 की है। समझ में आ गया ना विद्वत ढंग से? अब देखो यहां पर हमें इस बल की दिशा लिखनी है, अर्थात Q1 पर लगने वाले बल की दिशा लिखनी है जो Q2 के कारण लग रहा है। तो ध्यान दो कि हमें इस दिशा में एक इकाई सदिश चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, इकाई सदिश। तो आप लोग 11th में पढ़ के आए होंगे कि इकाई सदिश का फार्मूला क्या होता है? ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन ए। अर्थात किसी भी सदिश में अगर उसके परिमाण से हम भाग दें तो कितना आएगा? एक आएगा। अर्थात वेक्टर ए में अगर ए से भाग दें तो कितना आएगा? एक आएगा। जैसे 5 में 5 से भाग दें, 10 में 10 से भाग दें, 1000 में 1000 से भाग दें, कितना आएगा? एक आएगा। तो ऐसे यहां पर देखो इस एक का परिमाण तो एक ही होगा, कंफर्म है। अब वेक्टर ए का परिमाण कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें हम इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। जैसे ए में ए से भाग दिए कितना आया? एक आया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर ए इंटू ए कैप। वेक्टर ए बराबर ए इंटू ए कैप। इसका मतलब है कि ए कैप का परिमाण कितना होगा? एक होगा। अगर एक में हम किसी भी संख्या से गुणा कराएं तो वही संख्या आएगी। तो उस संख्या की जो दिशा होगी वो किसकी दिशा की ओर होगी? वेक्टर ए की दिशा की। अर्थात कहने का मतलब जो दिशा ए कैप की होगी वही दिशा किसकी होगी? वेक्टर ए की होगी। तो यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है? दिशा। इकाई सदिश केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर अगर हम दिशा लिखना चाहे, अब इसको हम मिटा सकते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर यहां पर हम दिशा लिखना चाहें तो दिशा हम कैसे लिखेंगे? सोचो, दिमाग लगाओ, रटना नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं,
यहाँ पर 1n2, तो यहाँ पर r कैप 1n2 कर देते हैं, या 2n तो 2 1 यहाँ भी कर देते हैं, बट रटना नहीं है, हमें सीखना है फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो अब हम करेंगे क्या, अगर इस बल F की दिशा हमें चाहिए इस दिशा में, तो हम करते क्या है, इसको अगर आप सपोज करो, थोड़ा एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए, अगर हम लिख दें यहां पर कि वेक्टर F12 अपान F12, अगर इसमें हम F12 वेक्टर F12 में उसके परिमाण F12 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, F कैप आएगा। ठीक, अब उसी प्रकार अगर देखो दोनों आवेशों के बीच का परिमाण कितना है, वो भी तो भैया इसी दिशा में है, इसी दिशा में है ना, कंफर्म है ना, देखो दिशा उसकी तो यही है, बल की भी दिशा होगी यही, और इस आर की भी दिशा वही है। तो अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर R12 अपान R12, तो इसमें अगर इससे हम भाग देंगे कितना क्या निकल के आएगा, R कैप 12। तो ध्यान दो, तो यहां पर दोनों में क्या लिखना उचित होगा, जबकि दोनों सही है, हम प्रदर्शित करने के लिए दोनों लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो भैया जो बल लग रहा है, अगर हम सपोज करो सोचो कि दोनों आवेश अगर मान लीजिए हमारे समान नेचर के हैं, तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहां पर जो लगेगा F21 हो जाएगा, और यहां पर जो बल लगेगा F12 हो जाएगा, और क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर, वेक्टर भी लगा दे रहे हैं। तो अगर दोनों समान नेचर के हैं तो प्रतिकर्षण बल, दोनों विपरीत नेचर के हैं तो आकर्षण बल लगेगा, लेकिन वह बल है तो इसी ही दिशा में, दिशा तो उसकी एक ही है। तो दोनों में क्या लिखना उचित होगा, तो ध्यान दो, अगर हमें दो आवेश दे के रखेगा और दोनों अगर कहेगा दो आवेश देगा और दोनों आवेश के बीच की दूरी देगा और कहेगा इनके बीच बल निकालो, भाई ऐसा ही तो होता है कि दो आवेश दे के रखता है और उनके बीच की दूरी दे के रखता है, कहता है कि इन आवेशों के बीच बल निकालो, मतलब बल का परिमाण हमें नहीं मालूम रहता है, बल निकालना पड़ता, बट उनके बीच की दूरी हमें दे के रखेगा, दूरी हमें मालूम रहती है, तो परिमाण हमें मालूम है, आर का परिमाण हमें मालूम है। जब परिमाण आर का मालूम है तो उनके बीच यूनिट वेक्टर निकालना हमें आसानी हो जाएगी, इसलिए हम आर को लिखना ज्यादा उचित समझेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ दिशा प्रदर्शित करनी है, क्या प्रदर्शित करनी है भैया, दिशा को प्रदर्शित करना है, दिशा के साथ लिखना है, क्या लिखना है, किसके साथ लिखना है, दिशा के साथ लिखना है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप 12, आर कैप 12, और ध्यान दो अगर आर कैप 12 को भी थोड़ी देर पहले हम बताए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, आर कैप 12, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, अभी लिखे थे कि वेक्टर R12 अपान R12। अब यहां थोड़ा सोचो, R12 मतलब एक के रिस्पेक्ट में 2 को या 2 के रिस्पेक्ट में 1 को, जैसे सपोज करो कि दो व्यक्ति, हम और कोई और है, वह हमसे 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, अगर मैं उससे पूछूं भैया मुझसे आप कितनी दूरी पर खड़े हो, तो कहेगा 5 मीटर की। ओ मुझसे पूछे भैया मैं तुमसे कितनी दूरी पर खड़ा हूं, तो मैं भी ये कहूं भैया 5 मीटर की दूरी पर, तो परिमाण तो वही रहने वाला है, परिमाण तो नहीं बदलेगा। तो यहां पर चाहे हम 1-2 लिखें और चाहे इसको 2-1 लिखें, सब एक ही बात है। तो यहां इसको हम क्या लिख देते हैं, आर। अब इसको अगर हल करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, आज में मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे तो हो जाएगा R3, यहां क्या हो जाएगा R वेक्टर R12। इतनी चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी। तो
Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकाल लिए, हम दिशा को भी प्रदर्शित कर दिए। अब सेम इसी प्रकार से आपको मालूम ही हो चुका होगा, हम क्या लिखेंगे, आवेश Q1 के कारण, Q1 के कारण Q2 पर बल। अब आप लोगों को तो सब चीजें मालूम ही हो चुका है, कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर F21 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हम यहां थोड़ा सा स्किप कर गए, ध्यान दो। तो यहां हम लिख सकते थे इसी प्रकार, इसी प्रकार। ठीक, तो ध्यान देना। तो आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल निकाले। अब लिखेंगे इसी प्रकार आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब। यहां क्या हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा वेक्टर R21। इतनी चीजें कंफर्म हो गई ना कि आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकाल लिए और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल निकाल लिए और दिशा को प्रदर्शित कर दिए। अब यहां से हम थोड़ा और कर सकते हैं, तथा। आप लोग थोड़ा समझो तो, तथा दोनों बल तो बराबर ही होंगे, दोनों का परिमाण तो बराबर ही होगा, बट उनकी दिशा अलग अलग होगी, बस इतने तो अंतर है। तो इसको हम लिख सकते हैं R कैप वेक्टर R21 बराबर माइनस वेक्टर R12, चाहे 21 लिखो पहले, चाहे 12 पहले लिखो, एक ही बात है। यहां पर हम 21 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास बहुत करीब है, यहां से रिप्लेस करने में आसानी होगी। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू यहां पर रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो यहां से इसकी वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं, तो वेक्टर F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब, ब्रैकेट में क्या है माइनस वेक्टर R12। ठीक, अब यहां से अगर इसको हम हल करें तो आपको क्या निकल के आएगा, वेक्टर F21 बराबर, ये माइनस यहां लेके चले आते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R क्यूब वेक्टर R12। ठीक, अब अगर इसको आप थोड़ा घूर घूर के देखो, इतनी चीज ध्यान से देखो, ध्यान से, और यहां देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से भैया, है तो वही चीज, जो ए लिखा है वही ए भी लिखा है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F12। तो यहां क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 बराबर माइनस, इसको माइनस को लिख लेते हैं, वेक्टर F12। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, देखो भैया कि ए क्या है, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल, और यहां क्या है, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल, और दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है, बट इनकी दिशा क्या है, अलग अलग है। तो ध्यान दो, यही तो न्यूटन का तृतीय नियम होता है। तो इसका मतलब कि न्यूटन के नियम का सदिश रूप जो है किसको फॉलो करता है, न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है, मतलब न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। तो समझ में आ गया होगा न्यूटन का सदिश रूप। तो आज की वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं एक आध बात और इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा 2 मिनट और चर्चा कर लेंगे कूलाम के नियम, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर लेते हैं। कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल मतलब वैद्युत बल, दोनों में तुलना करते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है, समानता क्या होती है। तो वैद्युत बल और कूलाम बल क्या क्या होता है, तो ध्यान दो, ऐसे दोनों को साथ लिखकर हम तुलना कर रहे हैं। वैद्युत बल,
वैद्युत बल मतलब कूलाम का नियम, और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल मतलब न्यूटन भैया का नियम, गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोनों में कुछ समानता भी होती है और कुछ अंतर भी होता है। तो पहली तुलना अगर हम करें, दोनों की तुलना करें वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में, तो वैद्युत बल क्या होता है? यह बल जो होता है, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, वह किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आवेशों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह द्रव्यमानों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? M1 M2 होता है। ठीक, अब उसके बाद देखो ध्यान से, वैद्युत बल जो होता है वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण भी वही होता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है? दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक ना? अब यहां पर देखो कि वैद्युत बल जो होता है दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। आकर्षण बल भी होता है प्लस प्रतिकर्षण भी होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। क्यों? अगर कोई कहे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहां आवेश जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। और द्रव्यमान जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का होता है। ध्यान दो। ठीक, अब देखो कि वैद्युत बल जो होता है बहुत छोटी दूरी, बहुत छोटी दूरी, बहुत छोटी दूरी तथा बहुत बड़ी दूरी, बहुत बड़ी दूरी लिख लेना आप लोग, दोनों के लिए प्रभावी होता है। सेम उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है? बहुत छोटी दूरी और बहुत बड़ी दूरी दोनों के लिए प्रभावी होता है। अब अगर हम बात करें कि वैद्युत बल जो होता है आकर्षण बल की तुलना में काफी अधिक होता है, मतलब इसका परिमाण जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, वैद्युत बल का परिमाण जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में काफी अधिक होता है। इसका परिमाण क्या होता है? इसका परिमाण क्या होता है? अधिक होता है। किसकी तुलना में? गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। और गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण जो होता है वैद्युत बल की तुलना में काफी कम होता है। तो दोनों में कुछ समानता भी होती है, कुछ अंतर भी होता है, जिसकी चर्चा हम कर दिए हैं। तो आप लोग लिख लेना, फिलहाल हम बोल दिए, वीडियो को रोककर आप लोग लिख सकते हो। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्त वगैरह को शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।